चलो सामने ध्यान दीजिए। चलो संविधान में देख लो कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, जल्दी बताओ। राष्ट्रपति वाला। और राष्ट्रपति कौन से भाग में आता है एक बार बता दो। भाग 5। राष्ट्रपति किस में आता है? भाग 5 में। भाग 5 में कहां से कहां तक का जो आर्टिकल है जो राष्ट्रपति से संबंधित है, जल्दी बता दो। 52 से लेकर 62 62 तक है, जिसमें राष्ट्रपति की मुख्य रूप से हम बारे में पढ़ते हैं। और अनुच्छेद 52 से 62 तक में देख लो कल हम क्या क्या देखे थे। तो इसमें हम देखे थे सबसे पहला कल के क्लास में अनुच्छेद 52 देख चुके हैं। अनुच्छेद 52 किससे रिलेटेड है एक बार बता दो। राष्ट्रपति का पद से क्या है बता दो, संबंधित। ठीक है। उसके बाद देखे थे हम अनुच्छेद कौन सा, 53। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? कार्यपालिका का प्रधान से क्या है बता दो, संबंधित है। ठीक है ना। उसके बाद देखे थे हम अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित था? निर्वाचक मंडल। निर्वाचन के अंदर हम क्या देखेंगे, निर्वाचक मंडल से क्या था ये, संबंधित। निर्वाचक मंडल समझ में आ गया है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं अगर क्वेश्चन है तो क्या बताओगे। राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य लोग किस में आते हैं, जल्दी बता दो। निर्वाचक मंडल में आते हैं अनुच्छेद 54 के तहत। समझ आ पा रहा है। फिर हम देखे थे अनुच्छेद कौन सा, 55। अनुच्छेद 55 में हम क्या समझे थे, जल्दी बताओ। हम समझेंगे थे कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोटा या आप क्या देखे थे, रीति। ठीक है ना। तो कोटा या रीति के बारे में हम देखे थे, दोनों समझ में आ गया था। न्यूनतम कोटा कितना होता है जीतने के लिए बता दो। 50% प्लस 1 वैध मतों का, कौन से मतों का, वैध मतों का 50% प्लस 1, जिसको मिल गया वो चुनाव जीत जाता है। और रीति में हम लोग समझे हैं कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणी पद्धति से होता है। कौन सा पद्धति से? और एकल संक्रमणी जो पद्धति है उसमें चुनाव कौन से क्रम में होता है, जल्दी बताओ। वरीयता क्रम में। और जो चुनाव हारते रहता है उसका मत क्या हो जाता है, हस्तांतरित हो जाता है दूसरों में। इसलिए इसको एकल हस्तांतरणी पद्धति भी बोलते हैं। समझ आ पा रहे हैं। तो यहां तक कल देख चुके थे। ठीक है ना। चलो इससे कुछ नोट पॉइंट और है राष्ट्रपति चुनाव को लेके। ठीक है ना। तो उसको यही हम देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति चुनाव को लेके, अनुच्छेद 55 अभी हम देख रहे हैं, लेकिन हम चुनाव से रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति चुनाव जब लड़ा जाता है तो चुनाव लड़ने के लिए जो नाम देता है, जो उम्मीदवार होता है, उसको कुछ राशि जमा करना होता है। उसी को हम बोलते हैं जमानत राशि। क्या बोलते हैं? जमानत राशि के नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहा है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो जमानत राशि होता है वो होता है 15,000 रुपए। कितना होता है जल्दी बताओ। 15,000 रुपए होता है जो चुनाव से पहले उनको जमा कराया जाता है। समझ आ पा रहा है, हाँ ना। अब ये जो जमानत राशि जो होता है ये चुनाव के बाद किसी उम्मीदवार को वापिस हो जाता है और कुछ उम्मीदवार को जमानत राशि उनका जब्त हो जाता है। समझ आ रहा है। तो उसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन सिर्फ ये है, अगर जो चुनाव लड़ रहा है जितने भी वैध मत हैं, अगर उसका 1/6 मत, कितना मत जल्दी बता दो, 1/6 मत अगर वैध मतों का किसी उम्मीदवार को मिल जाता है तो जमानत राशि को वापस कर दिया जाता है। समझ आ रहा है। लेकिन जिसको 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है उसका जमानत राशि क्या कर लेंगे, जल्दी बता दो। तो उसका जमानत राशि क्या कर लेंगे, जब्त कर लेते हैं। तो ये कंडीशन भी याद रखना है। आ रहा समझ में। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि कितना होता है, 15,000। कितना मत लाने पर जमानत राशि रिटर्न हो जाता है, 1/6। और 1/6 से हम कम लाते हैं तो, या 1/6 मत प्राप्त ही नहीं कर पाते तो जब्त हो जाता है। और जमानत राशि जब्त होना एक प्रकार का अपमान माना जाता है। क्या मानते हैं, अपमान। एकदम बेइज्जती से हारा है ऐसा वाला। समझ में आ रहा है ना, आ रहा समझ में। तो जमानत राशि जब्त होना एक प्रकार का क्या होता है, अपमान होता है। तो जब भी चुनाव होते रहेगा तो आप सुनोगे इसका तो जमानत जब्त होने वाला है, ऐसा करके। समझ में आ रहा है। मतलब बुरी तरीके से हारने वाला है। क्लियर सबका। तो जमानत राशि जब्त होना एक प्रकार का क्या होता है,
अपमान होता है। तो इतना क्वेश्चन जमानत राशि को लेके याद रखना। समझ आ पा रहा है ना? चलो, जमानत राशि के अलावा जब कोई भी उम्मीदवार मतलब राष्ट्रपति चुनाव में जब खड़ा होता है तो उससे पहले उनको सांसदों से साइन करा के एक पेपर देना होता है, ठीक है ना, जिसमें दो प्रकार का उनको पेपर सबमिट करना होता है। एक होता है अनुमोदक वाला, क्या होता है जल्दी बता दो। पहले तो प्रस्तावक पाएंगे, पहले क्या आता है जल्दी बता दो, प्रस्तावक। प्रस्तावक उन्हें कहते हैं, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा करना है तो पहले प्रस्ताव दिया जाता है, ठीक है ना। और ये जो प्रस्तावक वाला जो पेपर होता है उसमें सांसदों को या विधायकों को जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में है ना, उनमें से किसी भी व्यक्ति को हम कम से कम 50 लोगों का साइन करवाएंगे। कितने लोगों का जल्दी बता दो, 50 लोगों का क्या करवाएंगे, साइन। क्लियर है? तब उनका नाम का प्रस्ताव आगे जाएगा। समझ आ पा रहा है? अब ये 50 लोग कौन कौन हो सकते हैं बोलेंगे तो क्या बताओगे? तो ये 50 लोग सांसद भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं जल्दी बताओ, या ये विधायक भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, विधायक। और सांसद या जो विधायक होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा सांसद जो मनोनीत होकर आया है उसका नाम इसमें हो सकता है, क्या नहीं। तो पहले 50 लोगों को क्या देना पड़ेगा, प्रस्ताव, कि इस व्यक्ति को मैं राष्ट्रपति पद में खड़ा करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? और 50 लोग जब प्रस्ताव दे देंगे तो उसके बाद फिर 50 लोगों को हामी भी भरना होता है कि हाँ सही है ऐसा करके। समझ में आ रहा है? तो उसको हम बोलते हैं अनुमोदक। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, अनुमोदक, जो अनुमोदन करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो अनुमोदक लोगों की भी संख्या 50 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? और ये अनुमोदक भी कहां से आएगा जल्दी बताओ। तो या तो क्या हो सकता है, सांसद, या क्या हो सकता है, विधायक। मतलब आप लोग किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना है तो कम से कम 100 लोगों से पहचान होना एकदम जरूरी है, जो एकदम उनके खास हो, उनके तरफ के हो। समझ में आ रहा है? तो 50 क्या होंगे जल्दी बताओ, प्रस्तावक, और 50 क्या होंगे, अनुमोदक। लेकिन ये बहुत बड़ा चीज है, 100 लोग। आप किसी एक विधायक को भी नहीं जानते अपने आप में फिलहाल, ठीक नहीं। वैसे कितना, 50 विधायक या सांसद से तो प्रस्ताव लाएंगे, फिर अनुमोदन करवाएंगे। तो जो देश में एकदम प्रसिद्ध है, समझ आ पा रहे हैं, जिनको हर एक जो मुख्य रूप से जो पार्टी के हैं उस पार्टी के सांसद विधायक लोग उनको जानते हो, तब वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। समझ आ पा रहे हैं, हाँ है ना। तो क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को कितना प्रस्तावक चाहिए होता है जल्दी बताओ, 50, और कितना अनुमोदक चाहिए, 50। अच्छा, कभी कभी ये भी दिमाग में आता है कि 50 लोग अनुमोद प्रस्ताव कर दिए और यही 50 लोग इधर जाके अनुमोदन भी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रस्तावक बना है वो अनुमोदक नहीं बन सकता, या जो अनुमोदक है वो प्रस्तावक नहीं बन सकता। तो ये अलग अलग होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है तक सबका? तो इस चीज को भी यहाँ ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ। चलो, तो ये हो गया अनुमोदक और प्रस्तावक के बारे में। क्लियर है कि नहीं? जमानत राशि कितना होता है बताओ, 15,000। जमानत राशि जब्त कब होगा, 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर। प्रस्तावक कितने होते हैं, अनुमोदक भी 50। क्या दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, क्या दोनों क्या होंगे, अलग अलग, ठीक है। अब आता है जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार, राष्ट्रपति चुनाव का जो उम्मीदवार जो होते हैं, राष्ट्रपति चुनाव का जो उम्मीदवार होता है, क्या वो मतदान कर सकता है कि नहीं कर सकता? कल हम इसके बारे में बताए भी था, कोई पूछ दिया था बीच में। तो उम्मीदवार मत दे सकता है कि नहीं अपने लिए, तो कल बताया था मैं। क्या कंडीशन है उसके लिए जल्दी बताओ। राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार क्या मत कर सकता है? कर सकता है, यदि वो कौन से सदन का सदस्य है। अगर वो मुख्य रूप से हम देखेंगे कहां कहां के, लोकसभा का हो, राज्यसभा का, या विधानसभा का यदि वर्तमान में मेंबर है और वो निर्वाचक मंडल में उनका नाम आता है तो वो दे सकता है। समझ में आ रहा है? और निर्वाचक मंडल में अगर नहीं आता है तो नहीं दे सकता, क्योंकि अलग से किसी और को भी खड़ा किया जा सकता है। आ रहा बात समझ में?
वो हम योग्यतम देखेंगे कि कौन खड़ा हो सकता है। आए समझ में? तो ये उम्मीदवार मत दे सकता है कि नहीं दे सकता, तो बना लोगे, दे सकता है। क्लियर है तक सबका? है ना? तो ये आपका हो जाएगा उम्मीदवार वाला किस्सा। कभी कभी ये होता है राष्ट्रपति का जब चुनाव होते रहता है, ये जब चुनाव से लेके जानकारी है बस, ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक है, और वह जो चुनाव जो हो गया, मुख्य रूप से हम बात करते हैं, दो लोग खड़े हैं और दोनों को बराबर मत मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बराबर मत। दो उम्मीदवार है, मान लो मैं उम्मीदवार क्रमांक ये ए है और ये उम्मीदवार बी है। अब दोनों को क्या मिल चुका है जल्दी बताओ? बराबर मत मिल चुका है। तो कौन अब जीतने वाला है, ये किस पे निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है लोकसभा अध्यक्ष पर। किस पे डिपेंड करता है? क्योंकि बराबर मत जब हो जाता है तो उस समय एक होता है, एक अलग से मत होता है जिसको हम बोलते हैं निर्णायक मत। क्या बोलते हैं? निर्णायक मत किसे कहा जाता है बोलेंगे तो ऐसा मत जिस पर निर्णय टिका हो। क्या बोला मैं? ऐसा मत जिस पर निर्णय टिका हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? निर्णायक मत बोलते हैं। तो निर्णायक मत का पावर किसके पास होता है, तो क्या बताओगे? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का क्या बनाएंगे? अध्यक्ष के पास होता है निर्णायक मत का जो पावर है वो। समझ आ पा रहे हैं यहां तक? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है चुनाव को लेके। अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और मत क्या हो गया? बराबर, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में कौन सा मत का यूज किया जाता है? निर्णायक मत का उपयोग करेंगे। और इसका उपयोग कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। समझ आ पा रहे हैं यहां तक? हाँ है ना? चलो, तो ये हो गया उम्मीदवार मत दे सकता है कि नहीं, और अगर चुनाव हो रहा है बराबर मत हो गया तो उस समय हम क्या करेंगे। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति चुनाव का तिथि घोषित हो चुका है, और अभी हम नियम के हिसाब से देखते हैं, ऐसा संविधान में लिखा नहीं है लेकिन परंपरा चला आ रहा है चुनाव को लेके। 3 जो तिथि है वो एकदम फिक्स रख दिया गया है। समझ आ पा रहा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस दिन होगा? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जब भी 5 साल बाद होगा, ठीक है ना, तो ये 18 जुलाई को ही होगा। कब होगा जल्दी बता दो? 18 जुलाई। तो राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है? 18 जुलाई के दिन होता है, लेकिन संविधान में ऐसा लिखा नहीं है, बस एक परंपरा लगातार चला आ रहा है कुछ समय से। क्लियर है तक सबका? तो राष्ट्रपति का चुनाव किस तिथि में होता है, और इसकी जो मतगणना है, मतगणना ये कब होता है? तो ये मतगणना होता है 21 जुलाई को। कब होता है जल्दी बता दो? 21 जुलाई। समझ में आ रहा है? मतगणना। और मतगणना जब हो गया तो फैसला आ जाता है, और फैसला आने के बाद पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया है, तो उनको फिर शपथ दिलाया जाएगा। क्या दिलाया जाएगा? शपथ। तो शपथ जिस दिन लेते हैं ना, उसका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि राष्ट्रपति कौन से दिन शपथ ग्रहण करता है। तो आपको बताना है 25 जुलाई। क्या बताएंगे जल्दी बताओ? 25 जुलाई के दिन क्या करता है? शपथ ग्रहण करता है। समझ में आ रहा है? चलो, तो राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है? कब होता है जल्दी बता दो? 18 जुलाई को। मतगणना किस दिन करेंगे? 21 जुलाई को पूरा गणना हो जाता है, जिससे पता चलेगा कौन जीत चुका है। और जो भी उम्मीदवार जीता उसको शपथ कब दिलवाएंगे? 25 जुलाई को दिलवाते हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? अच्छा, अब हम कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव का तिथि तो एकदम फिक्स है ना, कि कब चुनाव होना ही है, 18 जुलाई को। लेकिन 18 जुलाई से पहले या चुनाव से पहले क्या क्या हमारे पास अगर कंडीशन आ जाता है जिससे चुनाव रुकेगा या नहीं, इसको हमको देखना होता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कि किसी भी राज्य में लग गया राष्ट्रपति शासन। क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन लग गया। उस समय क्या होगा? ठीक है ना? समझ आ पा रहा है? किसी क्षेत्र में क्या लगे जल्दी बताओ? राष्ट्रपति शासन। या मान लो राज्यसभा का, राज्यसभा का हो, या क्या बात करते हैं अपन, लोकसभा। ठीक है ना? तो राज्यसभा या लोकसभा के मान लो कि कोई सदस्य जो है उसको निलंबित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निलंबित।
निलंबित, समझ आ रहा है ना, उनको कुछ समय के लिए हटा दिए, सस्पेंड कर चुके हैं। तो क्या ये सब पोजीशन में, ये सब स्थिति में क्या राष्ट्रपति चुनाव रुकेगा या नहीं रुकेगा? क्या किसी समझ आ पा रहा है क्या क्या कंडीशन बोल रहा मैं? किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा हो, राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको निलंबित कर दिए बहुत सारे लोगों को, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव उस समय रुकेगा या नहीं रुकेगा? तो उस समय आपको बताना है कि किसी भी प्रकार की स्थिति आ जाए, राष्ट्रपति का चुनाव होके ही रहेगा। समझ आ पा रहा है क्या बोला मैं कंडीशन? किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव होना ही है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा संकट आ जाए, राष्ट्रपति का चुनाव होके ही रहेगा, क्योंकि उसका जो तिथि फिक्स है उस दिन उनको कराना ही होता है। क्योंकि नियम ये कहता है संविधान के अनुसार कि राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं रह सकता। समझ आ रहा है? इसलिए चुनाव कराना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आ रहा बात समझ में? भले निर्वाचक मंडल में जो मेंबर हैं वो कम लोग होंगे, लेकिन चुनाव तो होगा ही होगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? और किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेगा, इसके लिए ना संशोधन भी किए थे, और उस संशोधन का क्रमांक है 11वां संविधान संशोधन 1961। क्या है जल्दी बता दो? 11वां संविधान संशोधन 1961 में कहा गया है, चाहे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, राज्यपाल, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य निलंबित हो चुके हों, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। ऐसा किस संशोधन में कहा गया है? 11वां संविधान संशोधन 1961 में ऐसा कहा गया है। क्लियर है यहां तक सबका? तो ये हो गया राष्ट्रपति चुनाव को लेके कुछ अन्य जानकारी। समझ आ पा रहे हैं यहां तक? बातें ना करें। चलो एक बार देख लो अभी हम क्या क्या देखें। जमानत राशि सबको याद है कितना है राष्ट्रपति चुनाव के लिए? जमानत राशि 15,000। जब तक कब होगा? 1/6 मत प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है। प्रस्तावक अनुमोदक कितने कितने होते हैं? 50-50। और एक कौन हो सकते हैं? सांसद या विधायक। लेकिन एक बार जो प्रस्तावक बना है वो अनुमोदक बन सकता है क्या? नहीं। समझ आ रहा है? अच्छा मान लो दो मेंबर है, कभी कभी याद रखना, ये मेंबर ए है और मेंबर बी है। अगर कोई मेंबर ए का अगर प्रस्तावक या अनुमोदक में है तो मेंबर बी का वो नहीं बनेगा ना। एक ही बार उसको यूज करना है, या तो प्रस्तावक बन जाए या तो अनुमोदक बन जाए, और किसी भी एक मेंबर का। समझ में आ रहा है? अब इधर भी बन गया उधर भी बन गया ऐसा नहीं चलने वाला। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को भी वहां ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो, चुनाव बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत कौन देता है राष्ट्रपति चुनाव में? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना? उम्मीदवार मत दे सकता है या नहीं? तो दे सकता है, अगर यहां से वो क्या है मेंबर पहले से है तो चुनाव के दौरान। राष्ट्रपति चुनाव कब होता है बोलेंगे तो 18 जुलाई मतगणना, 21 जुलाई शपथ, 25 जुलाई। चुनाव किसी भी पोजीशन पे रुक सकता है क्या? नहीं। किस संशोधन में नियम निकला है? 11वां संविधान संशोधन 1961 में यह नियम आपको बताया गया है। क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े। चलो, तो ये हम अनुच्छेद जो 55 देख रहे थे चुनाव को लेके जो जानकारी था, समझ आ रहा है? आपका अनुच्छेद 55 और 54 दोनों लगभग, एक में निर्वाचक मंडल है, एक में कैसे चुनाव होता है उसके बारे में है। समझ आ पा रहे हैं? चलो अब हम देखते हैं अनुच्छेद क्रमांक 56। बातें ना करें बीच में, क्या हो गया पीछे? अनुच्छेद क्या देखना है जल्दी बताओ? 56। चलो, अनुच्छेद 56 के बारे में, अनुच्छेद 56 का जो टॉपिक है ये है राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या होता है जल्दी बता दो? राष्ट्रपति का क्या है जल्दी बताओ? कार्यकाल को लेके इसमें बताया गया है। आ रहा बात समझ में? पर लिस्ट तो लिख चुके हैं ना। ट्रिक क्या था एक बार बता दो? पकानी को का द्वयोदशम, तो उस लिस्ट में देख लेना 56 में आपको क्या मिल जाएगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्लियर है तक सबका? लिख लिया ना कॉपी में कल? चलो, राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर सिंपल याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बोलेंगे तो 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अच्छा, ये 5 वर्ष पद ग्रहण से गिना जाएगा कि शपथ ग्रहण से गिना जाएगा? तो आपको याद रखना है ये 5 वर्ष गिना जाता है कब से? पद ग्रहण। क्या जल्दी बता दो? देखो मान लो शपथ ले लिया है और पद ग्रहण नहीं किया है तो उसका जो टाइम है वो स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन देखा जाता है जिस दिन शपथ लेते हैं ना उस दिन उन लोग पद ग्रहण भी कर लेते हैं, उसी टाइम ही करते हैं। लेकिन मान लो किसी कारणवश वो नहीं कर पाया, पद ग्रहण मान लो 2 से 3 दिन बाद करता है तो उस दिन से गिनेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि उस दिन से भाई 2-4 दिन बाद काम में आ रहा है,
काम में आ रहा है, मतलब समझ गए नहीं? तो उस दिन से गिरेंगे ना 5 साल। भाई शपथ लेके रह रही है कि मैं तो राष्ट्रपति हूँ, लेकिन पद ग्रहण नहीं किया है। तो जो पुराना वाला राष्ट्रपति रहता है ना, वो काम करते रहता है जब तक वो नहीं आ जाता, आवश्यक कार्य करता है, ठीक है नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो 5 वर्ष कब से गिनेंगे हम लोग? शपथ ग्रहण। वैसे शपथ ग्रहण और पद ग्रहण एक साथ तो अभी कर लेते हैं। कौन से तिथि में करते हैं? 25 जुलाई को। कब करते हैं जल्दी बताओ? 25 जुलाई को होगा, ठीक है। अच्छा, कभी भी क्वेश्चन आता है कि 5 साल खत्म हो गया है, तो क्या उसको तुरंत हट, मतलब 5 साल उनका कार्यकाल हो गया मान लो, तो क्या वो तुरंत पद से हट जाएगा कि कुछ समय और रह सकता है? तो आप बता सकते हो रह सकता है। और उसका कंडीशन क्या है? तो उसका कंडीशन ये है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आया है, तब तक वो पद को संभालता है। जैसे वही चीज अभी बताया मैं, कि मान लो शपथ ले लिए लेकिन पद ग्रहण नहीं किया है, तो पुराना वाला जो है वो पद को संभालते रहता है। समझ में आ रहा है? जब तक नया उत्तराधिकारी देश का ना आ जाए। समझ आ पा रहा है कि नहीं? क्लियर है सबका? तो आपको याद रखना है कि कार्यकाल समाप्ति के बाद भी वो पद में बना रहता है। कब तक बना रहेगा? जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर दे नेक्स्ट वाला। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो, तो ये होगा कार्यकाल में, बस इतना ही याद रखना है और कोई क्वेश्चन नहीं है। कि राष्ट्रपति का कार्यकाल का अनुच्छेद बताओ एक बार। अनुच्छेद क्या है? 56, ठीक है ना? और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। कब से गिनेंगे? पद ग्रहण की तिथि से। 5 वर्ष की समाप्ति के बाद भी पद में वो बना रहेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आया हो। समझ आ पा रहा है? आए ना? चलो, 56 क्लियर है सबका ना? चलो, अब आते हैं अनुच्छेद क्रमांक किसमें? 57। चलो, अनुच्छेद 57 देखते हैं इसमें क्या चीज के बारे में बताया गया है 57 में। चलो, अनुच्छेद 57 का जो टॉपिक का किससे रिलेटेड है बोलेंगे, तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। क्या है जल्दी बता दो? पुनर्निर्वाचन या दोबारा नियुक्ति करके हम लोग लिखे हैं क्या? तो वही है। राष्ट्रपति का क्या बता दो? पुनः निर्वाचन को लेके इसमें आपको बताया गया है। जैसे मान लो कि कोई राष्ट्रपति, मान लो कोई कोई ए राष्ट्रपति है, ठीक है ना? और ये मान लो इसका कार्यकाल खत्म हो गया, ठीक है ना? 5 साल पूरा हो गया। फिर से अगले बार फिर यही व्यक्ति जो है फिर से राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो गया। एक बार कार्यकाल पूरा हो गया, फिर दूसरे बार खड़ा हो गया, और फिर चुनाव जीत गया। समझ आ पा रहा है? तो क्या ये दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है कि नहीं है? तो अनुच्छेद 57 के तहत आप बताओगे कि ये योग्य है, कि कोई भी एक व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, बस चुनाव जीतना उसको चाहिए। समझ में आ पा रहा है? हाँ ना? किस अनुच्छेद में यह नियम है जल्दी बताओ? 57 में, कि राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन का क्या है जल्दी बताओ? शक्ति प्राप्त होगा। कि अगर पहले राष्ट्रपति है, फिर नेक्स्ट चुनाव फिर खड़ा हो गया, फिर जीत गया, तो दो बन सकता है। ऐसे आप देखिए भी होगे। एग्जाम्पल में हम जैसे ले सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, है ना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े और जीते भी थे। पहला चुनाव कब लड़े थे? 52 में। 1952 से तो चुनाव स्टार्ट हुआ है, तो 50 हो गई नहीं कभी। समझ में आ रहा है? वो तुम ऐसे ही बना दिए थे, ठीक है ना? हाँ, 1900 चुनाव लड़के जो बने थे 1952 से 57, फिर 57 में फिर एक बार और लड़ेंगे, 57 से 62 तक। तो 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव ये जीत चुके थे। तो एग्जाम्पल भी आपके सामने है। आ रहे कि नहीं समझ में? तो अनुच्छेद 57 सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। अनुच्छेद 57 का टॉपिक क्या है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। और कोई एक ही व्यक्ति 2 बार या 2 से 3 बार भी अगर बनता है, तो वो राष्ट्रपति के पद में बना रहेगा। आ रहा बात समझ में? और इस एग्जाम्पल में हम किसका नाम बता सकते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम बता सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। आ रहा समझ में? चलो, एक बार जो भी अभी तक अनुच्छेद किए थे उसका एक रिवीजन कर लो। अनुच्छेद 52 सबको याद है, राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 बता दो, कार्यपालिका का प्रधान। अनुच्छेद 54 बता दो, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है ना? और अनुच्छेद 55 कोटा या रीति के बारे में हम देखे थे। अनुच्छेद 56 में
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल होता है? 5 साल। कब से गिने हुए? पद ग्रहण से। ठीक है। फिर देखें अनुच्छेद 57, ये क्या था जल्दी बताओ? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक बार क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर यहां तक सबका? आगे बढ़े ना? चलो, अब आता है हमारा अनुच्छेद क्रमांक 58, 58। क्या बात होते रहते, समझ से बाहर है तुम। क्या हो गया उधर? क्या परेशानी है बताओ सीधा। शशिकांत, क्या पूछ रहे हो? तो मैं बताऊंगा क्या पूछ रहे थे? तो मैं क्यों यहाँ हूँ? आलो, आप ही लोग पूछ लो एक दूसरे को। बता दो भैया, अनुच्छेद 58 बताओ उसको। क्या है बताओ? योग्यता, लेकिन आपकी योग्यता नहीं है बैठने के, यहाँ समझ में आ रहा है? बात करोगे तो। चलो, अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति का योग्यता। चलो, अब योग्यता को लेके कुछ लाइनें हम देखते हैं। राष्ट्रपति का योग्यता में क्या क्या आपको याद रखना है, ठीक है? तो सबसे पहला योग्यता आपको इंपॉर्टेंट है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या, जल्दी बता दो? भारत का नागरिक। योग्यता में पॉजिटिव चीज को हम लेंगे तो भारत का नागरिक हो। क्लियर है सबका? दूसरा बता दो। दूसरा इसका मुख्य योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो। क्या बताओगे? 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो। पूर्ण हो। समझ आ पा रहा है? तीसरी प्रमुख योग्यता राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने के लिए है कि उनको, उनके पास लोकसभा, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लोकसभा का सदस्य हो ऐसा इसमें नहीं कहा गया है ना, ध्यान रखना। समझ आ पा रहा है? केवल क्या लिखा है? लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। समझ में आ रहा है ना? बनने योग्य है, अगर मान लो लोकसभा का सदस्य है तो योग्य तो है, तभी तो है वहां। बात समझ पा रहे हो? लेकिन मिनिमम उसके पास क्या होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, मतलब योग्य हो। और चौथा में आप बता सकते हो चुनाव तभी लड़ पाएगा जब उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 क्या होंगे? अनुमोदक। तो ये भी जरूरी है। लेकिन हमको योग्यता में शुरू के 3 ही इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला बता दो, भारत के नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए। और तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ये 3 लाइन मुख्य रूप से है। लेकिन इसके बिना भी क्या बन सकता है? क्या चुनाव लड़ सकता है क्या? प्रस्तावक और अनुमोदक होने भी क्या है? जरूरी है उनके पास। तो उसको भी हम ऐड कर लिए हैं। समझ आ पा रहा है कि नहीं? लेकिन 58 में ये शुरू के 3 महत्वपूर्ण है बस। आए कि नहीं समझ में? कर लोगे? बस योग्यता में कुछ नहीं, बस इतना ही है। याद रहेगा योग्यता। तो अनुच्छेद 58 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति के योग्यता से। एक बार बता दो। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो। और तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है। और अनुमोदक प्रस्तावक कितने कितने? 50-50 होने चाहिए। क्लियर है सबका? चलो, अनुच्छेद 58 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 59। हाँ, कोई उधर पूछ रहे हो क्या एक दूसरे से? तुम लोग नहीं पूछ रहे हो? ठीक है। चलो, अनुच्छेद 59 बताओ। ये है राष्ट्रपति पद के लिए दशाएं या शर्तें। ठीक है ना? मेन शर्तें अपन ले सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए मुख्य रूप से एकदम शर्तें क्या, जल्दी बता दो? शर्तें के अंतर्गत हमेशा नकारात्मक जो पहलू होते हैं उसको बताया जाता है। समझ आ पा रहे हैं? जैसे योग्यता में पॉजिटिव चीज को देखें। पॉजिटिव मतलब है, समझ में आ रहा ना? नेगेटिव मतलब ना हो, ऐसा वाला रहता है। तो शर्तें में हम इसी प्रकार की चीजों का उल्लेख करेंगे। ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो चीज यहाँ बताया गया है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कि वो
पागल ना हो। क्या ना हो? पागल। जैसे पीछे कोई कोई लोग पागल है वैसा ना हो बस, ठीक है। किसी के प्रति पागल ना हो पहले मतलब ऐसा वाला पागल नहीं है ना। समझ आ रहा है? तो पहला कंडीशन क्या है बता दो? पागल ना हो। दूसरा बताओगे? दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो। तो ये सबको चेक किया जाता है पहले, तो चुनाव से पहले। पागल ना हो, दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब, दिवालिया मतलब क्या होता है? दिवाली वाली मत समझ लेना। दिवालिया का मतलब बताओ, जल्दी बताओ। बैंकों से बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया है और उसको चुका नहीं पा रहा है, तो उसको हम दिवालिया घोषित कर देते हैं। समझ आ रहा है? तो दिवालिया क्या समझ गए ना? बैंक से कर्ज लेने के पास उसको मतलब संपत्ति से ज्यादा ना कर्जा हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? दिवालिया घोषित हो गया है। क्लियर है सबके यहाँ तक? तीसरा जो हम देखते हैं यहाँ पास मुख्य रूप से, वो रहता है लाभ के पद पर ना हो। क्या है? जल्दी बता दो। लाभ के पद पर ना हो। तो ये तीन प्रमुख शर्तें आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो सबसे पहले बता दो, पागल ना हो। दूसरा, दिवालिया ना हो। और तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। अच्छा, लाभ के पद में अगर हम देखेंगे तो कौन सा पद लाभ का पद होता है? तो जो आपके सरकारी जॉब होते हैं, ठीक है ना, सरकारी नौकरी। तो जो सरकारी नौकरी होते हैं वो कौन सा पद होता है? लाभ का पद। अगर कोई आईएएस है, आईपीएस है, या किसी भी गवर्नमेंट के पोस्ट में है, तो जब तक उस पद को नहीं छोड़ेगा तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। समझ में आ रहा है? नॉर्मली कुछ ऐसी काम कर रहा है और उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है तो लाभ का पद नहीं कहलाएगा। आ रहा समझ में? लेकिन कुछ पद को ग्रहण करके यदि लाभ कमाता है तो ही उसको लाभ का पद बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और वो हमेशा किस में आता है? सरकारी नौकरी में लेते हैं। तो वो उसको छोड़ेगा, पहले रिजाइन देगा और रिजाइन देने के बाद वो चुनाव लड़ेगा। समझ में आ पा रहा है? तो ये हो गया राष्ट्रपति पद के लिए, क्या बताओ? शर्तें। क्लियर है सबके यहाँ तक? तो योग्यता में हमको क्या क्या देखने मिला बताओ? सबसे पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो। और तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। और अनुमोदक प्रस्ताव कितने कितने होने चाहिए? 50-50। 58 में हम क्या देखें? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। शर्तें मतलब नेगेटिव चीज। पहला, पागल ना हो। दूसरा, दिवालिया ना हो। और तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। ये तीन प्रमुख शर्तें फॉलो करना है। समझ में आ रहा है? क्लियर सबका? चलो 59 हो गया हमारा। अनुच्छेद क्रमांक कौन सा हो गया? 59। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा? अनुच्छेद 60। ठीक है। चलो अनुच्छेद 60 जो है, इसका संबंध किससे है? जल्दी बता दो। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। क्लियर है यहां तक सबका? तो अनुच्छेद 60 क्या है? जल्दी बता दो। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। तो शपथ ग्रहण को लेके आपको दो चीजें यहां से मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति शपथ किस दिन लेता है? एक बार फिर से बता दो। 25 जुलाई के दिन क्या लेता है? शपथ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप बताओगे, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट। क्या बता दो? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, क्या बता दो? मुख्य न्यायाधीश। ये इनको क्या दिलाता है? शपथ दिलाएगा। समझ आ पा रहा है? जिसको हम सीजेआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये राष्ट्रपति को क्या दिलाएंगे? जल्दी बताओ। शपथ दिलवाते हैं। ठीक है। अगर मान लो किसी कारणवश सीजेआई उपस्थित नहीं है, तब क्या होगा? तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, क्या बता दो? वरिष्ठ न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। तो शपथ में इतना ही बात बताया गया है। समझ में आ रहा है? ये तो ये संविधान में लिखा नहीं है, नहीं मैं अपने से लिख दिया हूं कि राष्ट्रपति शपथ कब लेता है? 25 जुलाई को। और शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना। और अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिला सकता है। क्लियर है यहां तक?
हाँ है ना। चलो, तो शपथ एक छोटे छोटे चीज हैं जो जल्दी जल्दी आपका हो जाता है ये सब, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसमें, अनुच्छेद क्रमांक 61। 60 तक सबको क्लियर है ना। चलो, अनुच्छेद 61 जो है, इसमें देख लो कितना चीज आपको एग्जाम के पर्पस को लेके पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 61 का टॉपिक क्या है, जल्दी बताओ। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, आ रहा है समझ में। तो अनुच्छेद 61 क्या है, एक बार क्वेश्चन इसका ना, टॉपिक अनुच्छेद बहुत बार आ चुका है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 61। महाभियोग का मतलब क्या होता है, तो उनको पद से हटाना, क्या हटाना, पद से जो हटाना है, उसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम महाभियोग लाना बोलते हैं। क्या लाना बोलते हैं, महाभियोग। बात समझ पा रहे हो। या बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब ये भी आप बता सकते हो कि समय से पूर्व, क्या बता दो, समय से पूर्व राष्ट्रपति को उनके पद से हटा देना। समझ आ पा रहे हैं। तो समय से पूर्व राष्ट्रपति को उनके पद से हटा देना को ही हम क्या बोल सकते हैं, एक शब्द में महाभियोग कह सकते हैं। क्लियर सबके यहाँ तक, हाँ है ना। अच्छा, महाभियोग जब लाया जाता है, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ उसका, जैसे कि कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बेस होता है, आधार होता है। तो महाभियोग लाने के लिए भी कुछ आधार होता है कि महाभियोग एकदम फालतू किसी भी मामले में नहीं ला सकते, उसके लिए भी कुछ बेस होता है, इस आधार पे आप ला सकते हो करके। जिसमें सबसे पहला बताया गया है, अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, क्या करते हैं बता दो, अतिक्रमण। यदि कोई भी राष्ट्रपति संविधान का क्या करता है, अतिक्रमण, या अतिक्रमण अगर शब्द उल्लेख नहीं करोगे तो उसको अपन बोल सकते हैं उल्लंघन। क्या बोल सकते हो, अगर उल्लंघन वगैरह करता है तो उस समय राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का पहला विषय बताओ क्या है, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन अगर करता है तो राष्ट्रपति पर क्या लाया जा सकता है, तो महाभियोग लाके उनको समय से पूर्व हटा सकते हैं। समय उनका 5 साल का होता है, 5 साल पहले भी हट सकता है, लेकिन अगर संविधान का क्या करता हो, उल्लंघन करता हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसमें लिखा है कि सेकंड बेस क्या हो सकता है, अगर कोई राष्ट्रपति जो है वो शारीरिक रूप से, क्या जल्दी बता दो, शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से असक्षम हो। क्या जल्दी बता दो, असक्षम, कि चल फिर नहीं पा रहा है या कुछ, समझ आ पा रहा है। शारीरिक रूप से क्या हो, जल्दी बता दो, असक्षम है, तो भी उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। समझ आ पा रहा है कि नहीं। तो दो ही कंडीशन होता है राष्ट्रपति पर क्या लाने का, जल्दी बताओ, महाभियोग लाने का। याद रहेगा सबको। पहला कंडीशन बता दो, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तब, और दूसरा शारीरिक रूप से क्या है, असक्षम है, तो ला सकते हैं। क्लियर है सबका। अब थोड़ा देखते हैं महाभियोग का कुछ प्रक्रिया, समझते हैं कि महाभियोग का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो महाभियोग लाने के लिए जो प्रोसेस है उसमें देखो हम 2 से 3 बातों का उल्लेख यहाँ करेंगे, ठीक है। चलो, जिसमें सबसे पहले देखो, राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लाना है तो सबसे पहले हमको लाना पड़ता है प्रस्ताव। क्या लाएंगे, जल्दी बताओ, कि हम राष्ट्रपति पर क्या लाने वाले हैं, महाभियोग लाना है करके हम प्रस्ताव लाएंगे। लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए भी डायरेक्ट हम प्रस्ताव नहीं ला सकते, ठीक है ना। प्रस्ताव कहाँ कहाँ लाया जा सकता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो इनके लिए प्रस्ताव हम 2 जगह ला सकते हैं। कितने जगह ला सकते हैं, 2 जगह, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट मैं से बता ही देता हूँ कि कहाँ कहाँ ला सकते हैं, जल्दी बताओ। तो हम ला सकते हैं कहाँ, जल्दी बता दो, लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। आए कि नहीं समझ में, एक बार जल्दी देख लो। तो प्रस्ताव कहाँ कहाँ ला सकते हैं, जल्दी बता दो। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। और प्रस्ताव लाने के लिए हमको कितना साइन चाहिए होता है, प्रस्ताव लाने के लिए चाहिए 1/4। कितना, जल्दी, 1/4 जो सदस्यों का बहुमत चाहिए।
ये आपको ध्यान रखना है, 1/2/3 नहीं है। पहले तो प्रस्ताव लाएंगे ना, तो प्रस्ताव लाने के लिए पहले कितने लोग साइन करेंगे जल्दी बताओ? 1/4 बहुमत देंगे, तब प्रस्ताव को रखा जाएगा सदन में। और कौन से सदन में रख सकते हैं? तो दोनों में से किसी में भी, लोकसभा में या तो राज्यसभा में, ठीक है। अब मान लो बहुमत, प्रस्ताव के लिए बहुमत पारित हो गया, मतलब बहुमत से प्रस्ताव हम ला चुके हैं। अब इसको मान लो कि हम लाए हैं लोकसभा में, कहाँ लाए जल्दी बता दो? लोकसभा में प्रस्ताव आया है, और लोकसभा के बाद ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, ठीक है ना। तो लोकसभा से जब राज्यसभा में जाएगा, तो लोकसभा का 2/3 बहुमत चाहिए। कितना बहुमत चाहिए? पारित करने के लिए 2/3 चाहिए किसी भी सदन से। समझ में आ रहा है? प्रस्ताव लाने के लिए कितना चाहिए? 1/4 बहुमत। और प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितना चाहिए? 2/3। अब लोकसभा से पारित होके कहाँ पहुंच चुका है? अब राज्यसभा से भी तो पारित करवा के आगे भी जाना है, तो यहां भी हम 2/3 बहुमत देखेंगे। कितना देखेंगे जल्दी बताओ? यहां भी 2/3 बहुमत फिर से चाहिए। बात समझ पा रहे हो? है ना। तो फिर से देख लो, प्रस्ताव लाने के लिए क्या नियम है? 1/4 बहुमत। प्रस्ताव अगर मान लो हम लोकसभा में लाए हैं, प्रस्ताव को मैं कहाँ लाया हूं जल्दी बता दो? लोकसभा में। तो लोकसभा से पारित करवाने के लिए 2/3 बहुमत, और लोकसभा से पारित हो गए, फिर राज्यसभा से पारित होने पर 2/3 बहुमत फिर से चाहिए, ठीक है। और दोनों जगह से अगर मान लो 2/3 बहुमत मिल चुका है, ठीक है ना, तो उसके बाद राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होता है। राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र, कि सदन वाले राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। ये बात सिद्ध हो चुका है इन बहुमत के कारण। समझ आ पा रहा है कि नहीं? जल्दी बता दो, है ना। लेकिन इसमें 2 नियम और याद रखना, जैसे कि प्रस्ताव लाने से पहले ना, ठीक है ना, उनको सूचित करना होगा। कितना दिन पहले बोलेंगे? तो 14 दिन पहले। 14 दिन पूर्व क्या किया जाएगा? सूचित किया जाएगा। अगर 14 दिन पहले सूचित नहीं किए है ना, तो उस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया जाएगा। तो पहले राष्ट्रपति को क्या करेंगे? सूचित। और मान लो संविधान का उल्लंघन किया है, तो अपने लिए वो किसी भी व्यक्ति को मतलब अपने, जैसे कोई राष्ट्रपति है तो अतिक्रमण किया है करके सदन में चल रहा है, तो उसके मतलब उसको राष्ट्रपति का बात रखने के लिए कुछ वकील भी वहां हो सकते हैं, उसका पहले मैनेजमेंट करेगा वो। इसलिए 14 दिन पहले उनको बताया जाता है, ताकि वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी बुला सकता है, ठीक है ना, या किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ से वहां रख भी सकता है। समझ में आ रहा है ना, अपना बात को बोलने के लिए। आ रहा बात समझ में? इसलिए कितना दिन पहले सूचना देना है? 14 दिन पहले। अच्छा, मान लो कि ध्यान ये देना है कि प्रस्ताव लोकसभा में लाए हैं। प्रस्ताव कहाँ लाए हैं? तो प्रस्ताव लोकसभा में आया है, तो उस समय राज्यसभा वाले लोग क्या करेंगे? तो उस समय राज्यसभा वाले लोग का काम ये होता है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन किया है, तो उसकी वो जांच करेंगे। क्या करेंगे? कि ये बात सत्य है कि असत्य है, इसकी क्या किया जाता है? जांच। तो ये जांच दूसरे सदन में चलते रहता है। एक सदन में तो बहुमत चलते रहता है, किसको हटाना है कि नहीं हटाना है, लेकिन उसी पोजीशन पर उसी समय में दूसरा सदन क्या करते रहता है जल्दी बताओ? जांच करता है कि संविधान का जो उल्लंघन हुआ है वो सही है कि गलत है। आया बात समझ में? तो ये प्रोसेस है महाभियोग के बारे में। क्लियर आ पा रहा समझ में? है ना। बस इतना ही क्वेश्चन महाभियोग से आता है। फिर से देख लो, अनुच्छेद 61 क्या है जल्दी बता दो? राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का अर्थ समझ गए? पद से हटाना, या क्या बोल सकता हूं, समय से पूर्व राष्ट्रपति को पद से हटाना। कितने बेस हो सकते हैं? 2। पहला, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन, और दूसरा शारीरिक रूप से असक्षम। ठीक है। प्रस्ताव लाने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 1/4। और पारित करने के लिए 2/3। कितना दिन पहले सूचना? 14 दिन पूर्व क्या देंगे? सूचना। और अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया है, तो राज्यसभा उस समय क्या करती है? समझ आ रहा है? तो उस समय क्या करेगा? वो मामले की जांच करता है कि वो सही है कि गलत। क्लियर यहां तक सबका? है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 61। यहां तक क्लियर है सबका ना? चलो, राष्ट्रपति से रिलेटेड अंतिम अनुच्छेद बता देंगे क्या है। अनुच्छेद क्या रहेगा? 62। 62 जो हम देखेंगे यहां पास लिस्ट में 62 हम नहीं लिखे हैं ना। हमारा जो ट्रिक है वहां, उसमें कहां से कहां तक देखने मिला? 52 से लेके
61 तक हमारा है। लेकिन अनुच्छेद 62 में यह बताया गया है जैसे कि राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है, क्या हो जाता है जल्दी बताओ, रिक्त खाली हो जाता है, तो उस समय क्या किया जाएगा उसके बारे में हमको समझना है बस। अनुच्छेद 62 में यही है कि राष्ट्रपति का पद यदि क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो उसके बारे में क्या बताया गया है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में है 5 साल वाला, ठीक है, तो उसके लिए लिखा है समय से पूर्व चुनाव करा लिया जाएगा। ये हो गया पहला कंडीशन। इस अनुच्छेद 62 में लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा समय से, मतलब कार्यकाल खत्म होने से पहले ही दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना है। ऐसा अनुच्छेद किसमें लिखा है, 62 में बताया गया है। आ रहा समझो, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए समय से पूर्व क्या करेंगे जल्दी बता दो, चुनाव कर, पदावधि समय से पूर्व भर लेंगे। समझ आ पा रहा है। लेकिन मान लो कि अगर अचानक मृत्यु हो गया, ठीक है ना, त्याग पत्र दे दिया, या कोई भी अन्य कारण से पद खाली हो गया, उस समय क्या करेंगे। तो उस समय कंडीशन होता है 6 माह के भीतर चुनाव कराना है। कितने माह के भीतर, 6 माह। ये नियम याद रखना। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। तो चल फिर से एक बार देख लो, राष्ट्रपति का पद अगर नॉर्मल वाला है तो क्या लिखा है, समय से पहले चुनाव करा लेना है। और मृत्यु है, त्याग पत्र है, या पद से हटा दिए, मान लो महाभियोग भी लगा दिए, तो उन सब कंडीशन में कितने माह के भीतर चुनाव करवाएंगे, 6 माह के भीतर क्या कराना है, चुनाव। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। अब ध्यान ये रखना है, उपराष्ट्रपति है ना, इसलिए तो उपराष्ट्रपति बनाते हैं। उपराष्ट्रपति ही संभालेगा 6 महीने तक, क्योंकि नियम क्या कहता है, एक भी दिन पद खाली नहीं हो सकता है। तो जैसे त्याग पत्र दिया तो उपराष्ट्रपति क्या बन जाता है, राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति बाकी समय कहाँ रहता है, तो वो रहता है राज्यसभा में। कहाँ रहता है, राज्यसभा का, तो वही आपका सभापति होता है। क्या होता है, तो बाकी समय राज्यसभा को संभालेगा। लेकिन अगर पद खाली हो गया राष्ट्रपति का, तो उस समय वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। क्या बनता है। अब मान लो कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आ गया है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दिया, राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया, अब राष्ट्रपति का नया चुनाव होना है, 6 माह के भीतर करवाएंगे, तो उपराष्ट्रपति भी लालच आ जाता है कि मैं अब सही वाला राष्ट्रपति बनूंगा, ऐसा करके। समझ रहे हो ना भाई, कार्यवाहक तो कुछ समय के लिए होगा, लेकिन रियल वाला उसको राष्ट्रपति बनना है, तो वो ना पहले क्या करते हैं, मतलब वो उपराष्ट्रपति का पद छोड़ के भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए चले जाता है कि उपराष्ट्रपति के पद में रहूंगा तो चुनाव में ध्यान नहीं दे पाऊंगा, ऐसे करके। तो उपराष्ट्रपति के पद को भी छोड़ा गया है एक बार। समझ में आ रहा है। तो जब दोनों पद खाली हो गया, तो उस समय आता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन आएगा जल्दी बताओ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को यहाँ बुलाया जाता है। जब राष्ट्रपति का क्रम लिखाऊंगा ना, उसमें बताऊंगा कि कब ऐसा हुआ था। समझ आ पा रहा है। तो दोनों तीनों कंडीशन याद रखना, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। समझ आ रहा है। तीसरा कंडीशन याद रखना है कि मान लो मृत्यु या त्याग पत्र, जैसे मान लो कि कोई राष्ट्रपति ए कोई रहा होगा, इसका कार्यकाल 3 वर्ष हुआ। कितना वर्ष हुआ जल्दी बताओ। और इसके बाद 3 वर्ष के बाद इसका मृत्यु हो गया, क्या होगा जल्दी बता दो। और फिर चुनाव हुआ 6 महीने के अंतर में, और फिर चुनाव होने के बाद कोई दूसरा नया राष्ट्रपति आ गया। यहां मैं बात कर रहा हूं अब नया राष्ट्रपति का, ठीक है ना। कोई नया क्या आ गया जल्दी बता दो, राष्ट्रपति। तो हम ध्यान ये रखेंगे कि मान लो कि पहला वाला राष्ट्रपति था ए, उसके स्थान पर कोई दूसरा राष्ट्रपति बी आ चुका है कि उसका मृत्यु हो गया। इसका कार्यकाल 3 साल हो चुका है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। तो अब आपको बताना है कि जो नया वाला राष्ट्रपति के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या इसको 2 साल राष्ट्रपति बना के हटा दो, या पूरा 5 साल राष्ट्रपति बनाना है। इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है, जल्दी बताओ। कि देखिए 3 साल ये बिता चुका है, तो क्या ये 2 साल बिता के हट जाएगा या 5 साल बिताएगा। तो ये याद रखना कि ये 5 साल ही बिताएगा। कितना बिताएगा,
5 साल, क्योंकि ऐसा बताया गया अनुच्छेद 56 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? 56 में, कि जब भी कोई नया राष्ट्रपति आएगा ना उसका कार्यकाल 5 साल ही होगा, कम नहीं होगा। तो ये हमारे लिए क्या होगा, जल्दी बताओ? गलत। तो ऐसा आपका कथन निष्कर्ष में देखने के लिए मिलेगा। आए बात समझ में? तो 3 चीज यहां से याद रहेगा सबको। राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो समय से पूर्व क्या कराना है? चुनाव। अगर मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग से अगर पद खाली हो गया है तो 6 महीने के भीतर चुनाव। उस समय काम कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और अगर नया राष्ट्रपति आता है, ठीक है ना, तो ये जो नया राष्ट्रपति जो आएगा वह पूरा कितने साल के लिए बनेगा? 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनेगा, शेष कार्यकाल के लिए नहीं बनता है। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? हाँ है ना? तो ये है अनुच्छेद 62 में इतना बताया गया है। समझ आ पा रहा है कि नहीं? क्लियर है सबका यहाँ तक? चलो, तो ये हो गया राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है, वो हमारा टॉपिक खत्म। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, और भी महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, उसको पूरा देखेंगे। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? हाँ है ना? चलो, तो आज यहाँ तक लिख लेना, बाकी इसके आगे कल देखते हैं, ठीक है?